पहले हम क्रियाशरीर पार्ट 1 के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वाक्य प्रवृत्ति यह टॉपिक देख रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस 8 मुद्दों के अनुसार हमें इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें हमने शब्द की व्याख्या देखी, शब्द निर्मिति के लिए आवश्यक महाभूत के संदर्भ में हमने इंफॉर्मेशन देखी। उसके बाद शब्द निर्मिति में सहभागी वातदोष का जो उदान वायु होता है उसके बारे में वर्णन देखा। जो अवयव जो होते हैं जैसे जिह्वा, सर्वाई, धमनियां, कंठ, तालु, जिह्वा, दंत, इनका जिह्वा के साथ संबंध आके किस प्रकार से शब्द निर्मिति सहभागी होते हैं वह देखा। फेफड़ों का तथा नाभि प्रदेश का महत्व देखा। उसके बाद हमने देखा था कि उदान वायु के बल का वाक्य प्रवृत्ति इस कार्य के ऊपर किस प्रकार से परिणाम होता है। इस पॉइंट के बाद हम इसके बाद के पॉइंट के ऊपर जाते हैं, जैसे उदान वायु स्मृति वाक्य प्रवृत्ति कार्य का परस्पर संबंध। उदान वायु का एक और कार्य होता है कि स्मृति जो होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि चीजों को रिकॉल करके बाहर लाना ये भी उदान वायु का ही कार्य होता है। ओके, क्योंकि उसकी जो गति होती है वह प्रतिलोमी प्राकृत गति होती है। तो स्मृति यह कार्य भी उदान वायु का होता है। वाक्य प्रवृत्ति का उससे क्या संबंध होता है, तो स्मृति इस कार्य का ये देखते हैं। शब्द प्रवृत्ति के लिए विशिष्ट भाषा के शब्द सुनना महत्वपूर्ण होता है। शब्द निर्मिति होती है और हम शब्द बोल सकते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है जब हम कोई भाषा सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर गूंगा और बहरा होता है तो मुख्यतः बहुत बार यही देखा जाता है कि वो सुन नहीं पाता, भले ही उसके बोलने के ऑर्गन सभी प्रॉपर होते हैं लेकिन वो सुन ही नहीं पाता। तो उसके कर्ण में किसी प्रकार की ध्वनि न जाने के कारण वो बोल भी नहीं सकता। तो किसी विशिष्ट प्रकार की लैंग्वेज का ईयर पे कान पे आते रहना भी महत्वपूर्ण होता है। तो शब्द प्रवृत्ति के लिए विशिष्ट भाषा के शब्द सुनना जरूरी होता है। सुने हुए शब्द मन में जमा होना, इस प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। जो भी ज्ञान संग्रहित रूप में हमारी बुद्धि में रखा जाता है स्मृति, उसे ही स्मृति कहते हैं। स्मृति इस प्रक्रिया में सबसे पहली बात तो सुना हुआ ज्ञान याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम सुनते हैं उस ज्ञान को याद रखना, और दूसरी बात होती है याद रखे हुए ज्ञान को योग्य समय पर प्रकट करना। ओके, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। इस बातों का समावेश होता है इसमें। उदान वायु के कारण योग्य ज्ञान योग्य समय पर व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज जब ज्ञान का व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, प्रॉपर रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है, तो वो उदान वायु के ऊपर डिपेंड होता है। हमने सबसे पहले ही देखा है कि उदान वायु की प्रतिलोम गति के कारण योग्य समय पे याद आकर उसको बाह्य रूप दिया जाता है। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है वो उदान वायु के द्वारा हम दे सकते हैं। मनुष्य जब बोलता है तब पहले बोले हुए एवं पढ़े हुए शब्दों का ही प्रयोग करता है। हमने जो बोला है या फिर पढ़ा है वही हम बोल सकते हैं, वही शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कोई एकदम से नई चीजें तो नहीं आ सकती है। अभी जन्म हुआ बालक सर्वप्रथम श्रोत्र इंद्रिय की सहायता से शब्द सुनता है, वो मन में जमा करता है। नया जो बालक होता है इसकी रिकॉलिंग पावर ज्यादा होती है, तो वो शब्दों को ग्रहण करता है और उसके बाद उसको संग्रहित करके रखता है। उम्र के 1 वर्ष के बाद बालक काका, नाना ऐसे एक एक शब्द बोलने को सीखता है।
2 वर्ष के बाद बालक सलग अभिपूर्ण वाक्य, भावपूर्ण शब्द के वाक्य जो होते हैं वो बोल सकता है। इसीलिए बालकों में भी बोलने की प्रक्रिया में शब्द का सुनना, मन में स्मृति में स्वरूप में संग्रहित करना व योग्य समय पर बोलते वक्त उस शब्दों का प्रयोग करना, इसमें उदान वायु के स्मृति कार्य का सहभाग होता है। इसीलिए जो बालक कर्ण बधिर होते हैं, यानी डेफ्थ होते हैं, वह बोल नहीं सकता, तथा छोटे बालकों के कानों पे जो भाषा आती है वही भाषा बालक सहजता से बोल सकता है। ओके, तो कोई भी लैंग्वेज जब हम सुनते हैं, अगर किसी बालक के बारे में हमने देखा तो 1 साल तक मुख्यतः बच्चे बोलते नहीं है, तो वो पहले सुन ले रहा है, उसके बाद उसको संग्रहित कर रहा है, उसके बाद फिर 1 साल के बाद वो बोलना चालू करेगा, कुछ कुछ अभी पूर्ण वो बोल सकता है, स्मृति में संग्रहित होता है और उसके बाद वो बोलना चालू करता है। तो ये ज्ञान का सुनना, उसको संग्रहित करना और उसके बाद उसका योग्य समय पे एक्सलेशन करना, ये सभी की सभी चीजें, ये बालक हो या फिर एडल्ट हो, तो ये सभी चीजें डिपेंड ऑन होती है उदान वायु के ऊपर। इसीलिए जो हम सुनते हैं या पढ़ते वही बोल सकते हैं, वही लैंग्वेज हम रिस्पॉन्स में बताते हैं। लेकिन अगर कोई कर्णबधिर होता है, जैसे मैंने सबसे पहले ही एग्जांपल दिया है कि अगर वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। ओके, तो इसीलिए सुनना आवश्यक होता है। इसीलिए कर्ण 2 दिए गए तथा मुख 1 दिया गया है। अलंकारिक रूप में कहे तो जितना हम सुनते हैं उसका आधा हमने बोलना चाहिए, और ये बोलना जो होता है वो उदान पे डिपेंड होता है। आयुर्वेद के अनुसार शब्द उत्पत्ति की प्रक्रिया, ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पे तर्क संग्रह ने जो बताया है वह श्लोक हम देखते हैं कि आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेन इंद्रियेण अर्थेन तत् ज्ञानम। तो तत् ज्ञानम, इसमें क्या कहा है कि आत्मा को जब बोलने की इच्छा होती है तो वो बोलने के लिए मन को प्रेरित करता है। श्लोक का अर्थ पहले देखते हैं, उसके बाद में उदान वायु के साथ संबंध हो कि शब्द उत्पत्ति किस प्रकार से होती है देखते हैं। आत्मा मन से संयुज्यते, आत्मा को जब बोलने की इच्छा होती है, आत्मा को जब कोई भी कार्य करने की इच्छा होती है तो वो मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रिय उसके अर्थ को प्रेरित करता है, और उसके बाद उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये पांचों सेंसेस के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पे हम शब्द उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं, तो उससे संदर्भित इसका वर्णन हम करते हैं। जैसे आत्मा को जब बोलने की इच्छा होती है तब वह बोलने के लिए मन को प्रेरित करता है। वो मन उदान वायु को प्रेरित करता है। उदान वायु को मन से प्रेरणा मिलने के बाद उच्छ्वास प्रक्रिया में खंड इंटरप्शन हो जाता है। उच्छ्वासित हवा के कारण शब्द व ध्वनियों में कंपन निर्माण होकर ध्वनि की निर्मिति होती है। वो वायु ऊर्ध्व दिशा में कंठ से मुख में आता है और जिह्वा दंत तालु अवयव की सहायता से शब्द निर्मित होकर मनुष्य बोलने लगता है। तो इसमें यही बतलाया गया है कि जब भी बोलने की इच्छा होती है तो आत्मा मन को प्रेरित करेगा, मन उसके इंद्रियों को प्रेरित करेगा, और इंद्रियों को प्रेरित करने के लिए वो उदान वायु को प्रेरित करेगा। और उदान वायु जब प्रेरित होते हैं तो उदान वायु से प्रेरित होकर जो हमारी बोलने की प्रक्रिया होती है तथा सांस लेने की प्रक्रिया होती है एक साथ नहीं हो सकती है। दोनों के स्थान एक ही होने के कारण ये तो बोल सकते हैं, नहीं तो सांस ले सकते। अगर हम लगातार बोलते रहे तो सांस नहीं ले सकते। तो जब हमारा
बोलने का कार्य होता है, तब ये श्वास लेने का कार्य खंडित होता है, इंटरप्ट होता है, और उसके बाद उच्छ्वासित हवा के कारण शब्द व ध्वनियों में क्या होगा, कंपन होगा, और उस कंपन के कारण ध्वनि निर्माण होगी, और वायु ऊर्ध्व दिशा में कंठ से मुख में आएगा, और उसके बाद फिर जिह्वा के द्वारा जो भी दंत तालु उसके साथ संबंधित होंगे, जिस प्रकार के शब्द होंगे उस प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। आत्मा से मन को प्रेरित किया जाता है, मन से फिर उसके इंद्रियों को प्रेरित किया जाता है, और इंद्रिय से फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब बोलने की प्रक्रिया तो उदान वायु को प्रेरित करेगा, उदान वायु उसके स्वर स्रोतस को प्रेरित करेगा, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार शब्द की निर्मिति की प्रक्रिया। यह पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत का श्लोक है 6/13। पाणिनीय शिक्षा छठे अध्याय का 13वां श्लोक। आत्मा बुद्ध्या सम्यत अर्थान मनो वक्तम विवक्षमा मनः कायाग्नि महांतिस प्रेरयति मारुतम मारुतस्तसी चरण मंदम जनयति स्वरम सुउदीर्णो मूर्ध्वो अभिहतो वर्धमापद्य मारुतम वर्णाजनयत तेषां विभागः पंचधा शृणु अष्टो स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठक शिरस्तथा जिह्वामूलम दंतच्च नासिका ओष्ठोच्च तालुच्च। इस प्रकार से पाणिनीय शास्त्र में उसका लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है कि शब्द निर्मिति किस प्रकार से होती है। इस सूत्र में पाणिनीय व्याकरण शास्त्र कर्ता ने शब्द उत्पत्ति कैसे होती है यह बताया। उनके अनुसार बुद्धि, आत्मा बुद्धि की सहायता से क्या कहना है यह निर्णय लेता है। उसके उपरांत शब्दों की उत्पत्ति होने के लिए मन की प्रेरणा दी जाती है। मन कायाग्नि को प्रेरित कर देता है, कायाग्नि वायु को प्रेरणा देती है, और वायु के कारण उर स्थान में मंद स्वर निर्माण होता है। वायु यह मंद स्वर के साथ आता है, और जिह्वा, मूल, नासिका, ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ ये वायु की सहायता से क ख ग ई शब्द निर्माण होते हैं। इस कायाग्नि के कारण शब्द उत्पत्ति के लिए लगने वाली ऊर्जा वाक्य प्रवृत्ति में सहभागी होने वाले जिह्वा, फुफ्फुस, सर्वधमनियां इन सर्व अवयवों को प्राप्त होती है, और उसके बाद शब्द की निर्मिति होती है। इनका कहना है, पाणिनीय जो व्याकरण शास्त्र करता है उन्होंने कहा है कि आत्मा बुद्धि की सहायता से क्या कहना है इसका सबसे पहले निर्णय लेता है। उन्होंने मन के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि आत्मा बुद्धि की सहायता से सबसे पहले डिसाइड करता है कि हमें क्या बोलना है। उसके बाद क्या होता है, शब्द उत्पत्ति के लिए वह मन को प्रेरित करता है। इसके पहले हमने आयुर्वेद की में देखा था कि आत्मा मन से संयुक्त है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आत्मा बुद्धि के साथ पहले डिसाइड करता है कि क्या बोलना है, उसके बाद वो मन को प्रेरित करता है। थोड़ा डिटेल में उन्होंने कहने की कोशिश की, मन को प्रेरित कर देगा। मन किसको प्रेरित करता था? मन इंद्रियों को प्रेरित करता था, और उसके बाद इंद्रिय अर्थों को प्रेरित करता था आर्य शब्द उत्पत्ति में। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मन कायाग्नि को प्रेरित करता है। कायाग्नि यानी जाठर अग्नि, और जाठर अग्नि को प्रेरणा देने के बाद ये जाठर अग्नि यानी कायाग्नि वायु को प्रेरणा देती है, और वायु के कारण उरस्थान में मंद स्वर निर्माण होगा। अब वायु को प्रेरणा देंगी, इसका मतलब यहाँ पे किस वायु को प्रेरणा देंगी? तो उदान वायु को प्रेरणा देगी। लेकिन इन्होंने बीच में जो पॉइंट डाला है कि कायाग्नि यानी जाठर अग्नि को प्रेरणा देता है, ये इन्होंने इसलिए डाला क्योंकि जो भी हम बोलते हैं उसके लिए जो बल लगता है
उसके लिए जो हमारी एटीपी खर्च होती है, उसके लिए कायाग्नि उत्तम होना आवश्यक होता है। सर्वोपि मंदाग्नि। अगर कायाग्नि अच्छे से होगी, जठराग्नि अच्छे से होगी, तो शरीर में उसके बाद की अग्नियां यानी पांचभौतिक अग्नियां, धातुअग्नियां उत्तम रहेगी। जठराग्नि उत्तम रहेगी, ये सभी अग्नियां अच्छे से रहेगी, धातु अच्छे से बनेगी, तो शरीर बलवान रहेगा। बल उत्तम रहेगा तो शरीर के अवयवों का बल उत्तम रहेगा। यानी यहाँ पे फुफ्फुस, कंठ, नासिका, इनका बल उत्तम रहेगा, और तब शब्द की निर्मिति योग्य प्रकार से होकर शब्द योग्य प्रकार से बाहर आ पाएंगे। स्पष्ट रूप से ज्यादा समय तक उच्च पिच में, हाई पिच में हम बोल सकते हैं। इसलिए अगर अग्नि विकृत हो जाएगी तो सब विकृत हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, शब्द की निर्मिति नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने कायाग्नि को बीच में डाला है, उसको भी उन्होंने साथ में लिया है। इतना डिटेल गहरा उन्होंने सोचा है कि जब वो जठर अग्नि को प्रेरणा देगा, जठर अग्नि से उसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से फिर वो वायु को प्रेरित करेगा, और उसके बाद मंद स्वरों का निर्माण होता है। वो भी उन्होंने कहा कि मंद स्वर निर्माण होता है। फिर उसका एम्प्लीफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो वायु यह मंद स्वर के साथ सम्मिलित होकर मुख में आएगा, फिर जीवा मूल, नासिका, उष्ट, दंत, तालु, कंठ, इन अवयवों के साथ उसका संपर्क आएगा, और उसकी सहायता से फिर शब्द की निर्मिति होगी। इतना सुंदर सुमग्न वर्णन हमें पाणिनीय शिक्षा में शब्द निर्मिति के बारे में मिलता है। इस कायाग्नि के कारण शब्द उत्पत्ति के लिए लगने वाली ऊर्जा वाक्य प्रवृत्ति में सहभागी होने वाले जिह्वा, फुफ्फुस, इन अवयवों को मिलती है। तो कायाग्नि से ही इन सभी अवयवों को बल मिलता है, इसीलिए उन्होंने कायाग्नि को साथ में लिया था। सुश्रुत आचार्य ने अग्नि को वाणी की देवता ऐसी संज्ञा दी है। सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में वाचो अग्नि यानी अधिदैवत जिसको कहता है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अग्नि को वाचा की देवी माना है। यानी अग्नि अच्छी रहेगी तो ही हमारी वाचा अच्छी रहेगी। तो इसके पहले भी यह वर्णन आ चुका है कि जो पंच अग्नि का उन्होंने वर्णन किया है, 5 प्रकार बताए उन्होंने पित्त के, उसको उन्होंने अग्नि कहा है। उसी प्रकार से उन्होंने वाचा अग्नि भी कहा है। अगर अग्नि अच्छी रहती है तो ही शब्द निर्मित योग्य प्रकार से हो सकता है, ऐसा सुश्रुत संहिता में हमें वर्णन मिलता है। यह था पाणिनि शास्त्र के अनुसार शब्द निर्मिति। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार में हम 2 प्रकार देखने वाले होते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि 2 प्रकार से उसके भेद होते हैं। उत्पत्ति से उसका भेद तथा स्वरूप के अनुसार उसका भेद। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक, एक होता है शब्दजक। संयोजक शब्द यानी क्या होता है, तो 2 वस्तु के संयोग से उत्पन्न शब्दों को संयोगज शब्द कहते हैं। जैसे 2 हाथों की ताली, हाथों से वीणा बजाना, मतलब 2 चीजें एक दूसरे के साथ संयोगित होते हैं और उसके बाद जो शब्द निर्मिति होती है उसको संयोगज कहते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने ताली का दिया है। हाथ से कोई अगर हम कोई भी वाद्य बजाते हैं वैसा उन्होंने बतलाया। 2 जो चीजों का संयोग हुआ और वहां पे ध्वनि की उत्पत्ति हुई। अब विभाजक क्या होगा, इसके उल्टा होगा। जैसे कोई 2 चीज विभाजित होती है और उससे वजह से वॉइस होती है। जैसे लकड़ी तोड़ना या फिर फोड़ी जाती है, तोड़ी जाती है, उस वक्त जो आवाज निर्माण होता है,
कोई वस्तु टूटते वक्त होने वाला जो आवाज होता है उसको विभाजक कहा है। अब शब्दस क्या कहा गया है? तीसरा प्रकार मनुष्य के बोलने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको शब्दज प्रकार कहा गया है। इस प्रकार से 3 वर्णन आते हैं उत्पत्ति भेद से, जबकि स्वरूप भेद से 2 प्रकार के आते हैं। पहला आता है ध्वनात्मक। ध्वनात्मक का मतलब होता है सितार, वीणा, तबला, गिटार इत्यादि जितने भी वाद्य होते हैं, उन वाद्यों से निर्माण होने वाले शब्दों को ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। उस स्थान में शब्द व ध्वनियों के कंपन से जो शब्द निर्माण होते हैं उसे ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। कोई भी जो ऑर्गन होते हैं उससे निकलने वाले जो वॉइस होती है वो कोई शब्द नहीं होता है, एक प्रकार की वो ध्वनि होती है। तो उससे ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। उस स्थान में शब्द व ध्वनियों में कंपन से जो शब्द निर्माण होते हैं उसे भी ध्वनि कहते हैं। धुन गाते हैं, ऐसा कोई भी धुन होती है तो इसमें शब्द नहीं है, इससे बनी हुई धुन होती है, तो उसको भी ध्वनि कहते हैं। जब इसका संपर्क मुख के अंतर्गत के अवयव से आता है तब उसका परिवर्तन शब्दों में होता है। दूसरा प्रकार फिर स्वरूप के अनुसार वर्णात्मक। शब्द कंठ से मुख द्वारा आकर जिह्वा, दंत, तालु इसके संयोग से या फिर ओष्ठ इसके संयोग से निर्माण होने वाले भाषा रूप शब्दों को वर्णात्मक शब्द कहते हैं। जैसे प, फ, ब, वन। अब ये होठों के मिलने की वजह से ये लाइन बनी है, तो ये कोई भी अगर शब्द निर्मित होता है तो वो वर्णात्मक होने के लिए इसका संयोग होना आवश्यक होता है जिह्वा का इन अवयवों के साथ। शब्द उत्पत्ति के लिए उदान वायु जिम्मेदार होता है और शब्द उत्पत्ति जो होती है वह नाभि प्रदेश से होती है। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रकार देखेंगे जो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और एक विशिष्ट प्रकार आयरन में वर्णन किया गया है कि शब्द प्रसार के न्याय। दूर उत्पन्न हुए शब्दों को श्रोत्रेंद्रिय तक तक होने वाले वहन 2 न्यायों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। शब्द प्रसार के न्याय तर्क संग्रह इस ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है। तो वो 2 न्याय जो होते हैं, एक न्याय होता है विचितरंग न्याय और दूसरा होता है कदम्बमुकुल न्याय। विचितरंग न्याय यानी क्या होता है? विचि का अर्थ होता है लहर। पानी में जिस तरह से लहरें उत्पन्न होती है उसी प्रकार शब्द लहरों के स्वरूप में श्रोतेंद्रिय तक पहुंचती है, वो उत्पन्न हुए शब्द सुन सकते हैं। अगर कोई संस्थ पानी हो जिसमें कोई हलचल नहीं हो है, लाइक तालाब का पानी है, अगर हम उसमें कोई पत्थर मारते हैं तो जिस प्रकार से जहां पत्थर मारते हैं उसके चारों तरफ तरंगे उत्पन्न होने लगती है, लहर उत्पन्न होने लगती है, उस लहर को उन्होंने विचि कहा है। उसी प्रकार से जब शब्द निर्मित होता है तो लहरों के स्वरूप में वो हमारे श्रोत्रेंद्रिय तक पहुंचते हैं, तो उसको उन्होंने विचितरंग न्याय कहा गया है। जबकि कदम्बमुकुल न्याय में उन्होंने कहा है कि कदम्ब नाम का एक प्लांट है, एक वृक्ष है। अगर आपको क्यूरियस आप गूगल में उसको देखते हो तो उसका लैटिन नेम होता है नियोलैम्बरिक कदम्बा, ऐसा उसका नियोलैम्बरिका कदम्बा उसका लैटिन नेम है। तो ये कदम्ब वृक्ष के फूल जो होते हैं उस फूलों की पंखुड़ियां जिस प्रकार से एक ही समय खुलकर सर्व दिशा में फैलती है, उसका जो फूल खिलता है ना तो वो उसको सर्कुलर टाइप का होता है और उसकी जो कलियां होती है उसके ऊपर होती है। अगर आप गूगल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार का कदम्ब है। या फिर आपने
नेक्स्ट ये द्रव्य गुण में भी ये चीज है। तो वहां पे कदम इस वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो ये जो वृक्ष होता है उसकी फूल फूल सर्कुलर होता है और उसके ऊपर उसकी पंखुड़ियां होती है। तो कदम वृक्ष की फूल की पंखुड़ियां जिस प्रकार से एक ही समय खुलकर सर्व दिशा में फैलती है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए शब्द का वहन सर्व दिशा में एक ही समय होता है। यहाँ पे इतना ही लेना है कि इस प्रकार से वो एक साथ खुलता है, सब तरफ उसकी पंखुड़ी है। उसी प्रकार से शब्द जब बनता है तो वो दसों दिशाओं में एक साथ फैलता है। लेफ्ट में जाएगा, बाद में राइट में जाएगा, नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं होता है। एक बार शब्द निर्मित हो गया तो वो दसों दिशाओं में एक साथ ही स्प्रेड आउट होगा। उसको उन्होंने कदम्ब मुकुल न्याय कहा। तो विचित्रंग न्याय के अनुसार शब्द ध्वनि लहरियों के स्वरूप में उत्पन्न होता है, ये ज्ञान हमें मिलता है। जबकि उत्पन्न हुए ध्वनि की लहरें सर्व दिशाओं में फैलने से हम सर्व दिशा से आने वाले आवाज सुन सकते हैं। यह हम कदम्ब मुकुल न्याय के आधार पर सिद्ध होता है, यह कह सकते हैं। विचित्र न्याय से ध्वनि लहरें निर्मित होती है, जबकि कदम्ब मुकुल न्याय से सभी तरफ एक ही वक्त वाइज स्प्रेड होती है। यह हमें समझता है। तो ये दो न्याय हमें तर्क संग्रह के अंतर्गत बतलाए गए। अब उत्पत्ति स्थान के अनुसार वाणी के प्रकार, शब्द की नहीं, अब यहाँ पे वाणी कहा गया है। नाभि के पास उत्पन्न हुए शब्द ऊर्ध्व दिशा में आकर मुख से व्यक्त होता है। नाभि से मुख इस स्थान में उत्पन्न होने वाले वाणी के प्रकार व्याकरण शास्त्र में बताए गए। स्थान के अनुसार किए शब्द प्रकार को वाणी के प्रकार कहते हैं, क्योंकि वाणी यह वाक्य प्रवृत्ति का पर्याय है। अब यहाँ पे वाणी के अनुसार उसके टाइप्स बताए गए हैं। नाभि से लेकर मुख से जब शब्द निर्मित होते रहता है, तो जिस स्थान पे वो निर्मित होता है उसके अनुसार आयुर्वेद में उसके टाइप्स बताए गए हैं। उसको वाणी कहा गया है क्योंकि ये पर्याय है शब्द का ही। तो वो हम देखते हैं। वाणी के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। अब ये क्या होता है तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले परावाणी। नाभि के पास उत्पन्न होने वाले शब्द को परावाणी कहते हैं। नाभि से उत्पन्न होने वाले शब्द सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति को महसूस होने के कारण यह वाणी अव्यक्त होती है। गंभीर व गहरे आवाज के शब्दों की डीप वॉइस उत्पत्ति नाभि से होती है। अगर हम ओमकार गुंजन करते हैं, ओमकार भरते हैं एग्जाम्पल, या किसी को हमें जोर से आवाज देना है तो हम अंदर से आवाज देते हैं। तो ये कोई गंभीर शब्द कहना हो या फिर गहरा शब्द कहना है, जोर से आवाज लगाना है, तो नाभि के पास से उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम उसके लिए पेट की मसल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शब्द जो होते हैं नाभि से उत्पन्न होने वाले, उसी व्यक्ति को महसूस होते हैं। तो उसी को महसूस होते हैं, इसीलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। तो फिर वो वाणी जो होती है बाहर कैसे आएगी? जब वो मुख में आती है, कंठ में आती है, तो जिह्वा के द्वारा जब वो बाकी अवयवों को टच करेगा, टंग, तब जाके उसका शब्द में परिवर्तित होगा। लेकिन जबकि निर्मित तो वो हुआ है नाभि से, इसीलिए उसको परावाणी कहा गया है। ओके, थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन जो भी शब्द यहाँ पे ये याद रखना है, जो अंदर से आवाज आती है, जो तेज से आवाज करनी है, जब उसकी निर्मित होती है और उस वक्त पेट के मसल अगर हम यूज करते हैं तो नाभि का वहां पे अंतर्भाव होता है, उसको परावाणी कहते हैं। उसके बाद कहा है पश्चती वाणी। उर स्थान में अल्प स्वरूप में व्यक्त होने वाले शब्द को पश्चती वाणी कहते हैं। सामान्य आवाज में बोलते समय शब्द की उत्पत्ति उर स्थान में होती है। कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो हम एयर एक्सेल करते हैं और उसके लिए लंग्स, इस अवयव का और उसके आजू बाजू का मसल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको
नॉर्मल हम जो बोलते हैं उसको पश्यति वाणी कहते हैं। उसके बाद फिर मध्यमा वाणी क्या है? तो मध्यमा वाणी का मतलब होता है कंठ में उत्पन्न होने वाले वाणी को मध्यमा वाणी कहते हैं। जो कंठ से निर्मित होने वाले शब्द होते हैं उसको हम मध्यम वाणी कहते हैं। क ठ वगैरह जो शब्द होते हैं हम देखेंगे आगे। उसके बाद फिर फोर्थ टाइप बताया गया है वैखरी वाणी। मुख में जिह्वा, दंत, ओष्ठ, तालु इनके संयोग से उत्पन्न होने वाले वाणी को तथा कंठ, नासा इन अवयवों में उत्पन्न होने वाले वाणी को वैखरी कहते हैं। कंठ तो मध्यमा में भी आया था, लेकिन कंठ वैखरी में भी आता है। कंठ व नासा इन अवयवों से उत्पन्न होने वाले और जिह्वा, दंत, ओष्ठ, तालु इन अवयवों के संयोग से जो भी शब्द उत्पन्न होते हैं, इसमें फिर मैक्सिमम वर्ड आ जाएंगे, उन सभी को वैखरी में लिया गया। कंठ और नासा में इस समय में उत्पन्न और जिह्वा, दंत, ओष्ठ, तालु इनके संयोग से निर्मित होने वाले वाणी को वैखरी वाणी कहते हैं। अब वर्ण स्थान, तो तथ दधन एग्जाम्पल, इन शब्दों को संस्कृत में वर्ण कहते हैं। इन वर्णों की उत्पत्ति जिह्वा का दंत, तालु, नासा, ओष्ठ इन अवयवों से जब संपर्क आता है या संयोग आता है तब ये शब्द उत्पन्न होते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा 13 में ये कहा गया है कि अष्ट स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ क्षीरः तथा जिह्वा, तालु, मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठ च तालु च। ये जो वर्णन है संस्कृत में ये आया है उच्चारण स्थान में। इनका कहना है कि 8 प्रकार के स्थान होते हैं जहां पे वर्ण की उत्पत्ति होती है। उर, कंठ, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु तथा शिर। शिर का मतलब फिर पैलेट, माउथ में। इन 8 स्थानों के सहायता से शब्दों की उत्पत्ति होती है। वर्ण स्थान में अगर कोई विकृति आती है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ण स्थान का महत्व क्या होता है? तो वर्ण स्थान में विकृति के कारण उस स्थान की सहायता से बोले जाने वाले शब्द रुग्ण ठीक से उच्चारित नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उस स्थान का अगर विकृति रहेगा तो वो शब्द नहीं बोल पाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपने देखे होंगे, कि वो पूरी तरीके से तोतले नहीं होते, उनके कोई कोई वर्ड ही ब्लर आते हैं या कोई कोई शब्दों में ही उनका उस प्रकार से तोतलापन आता है। ये क्यों आता है? अगर दंत में किसी प्रकार की विकृति है गैप से, तो लू, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये शब्द वो ठीक से नहीं बोल पाएगा। ओके, पैलेट में कोई विकृति है तो च, छ, ज, झ, ज, श, य, ये शब्द वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उस अवयव का प्राकृत होना आवश्यक होता है। अगर वो प्राकृत नहीं रहेगा तो वर्ण वो नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए हमें वर्ण स्थान पता होना आवश्यक है डॉक्टर को, कि अगर ये शब्द ये बोल नहीं पाता है इसका मतलब इसके माउथ में इस स्थान की विकृति है, ये हमें पता चल जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें वर्ण स्थान पता होगी तो। इसीलिए वर्ण स्थान हमें पता होना आवश्यक होता है। अगर हमें ये पता होगा तो हम वहां की विकृति है ये उसके बोलने के ऊपर से ही बता सकते हैं। तो स्पीच काउंसलर के लिए, व्याकरण शास्त्र के अनुसार या डॉक्टर को ये चीजें पता होना आवश्यक है। तो हम वहां यहाँ पे देखते हैं वर्ण स्थान और वर्ण अक्षर। एक बार देख लेते हैं। कंठ वर्ण स्थान से जो वर्णाक्षर बनते हैं वो है अ, क, ख, ग, घ, ह। अगर हम बोलेंगे तो आपको उस प्रकार से वो फीलिंग होगी। अगर दंत से उत्पन्न होते हैं तो होते लू, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ से निर्मित होने वाले होते हैं वो होते प, फ, ब, भ, म। अनुनासिक में ई, ज, न, म।
मूर्धा से निर्मित होने वाले रू, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। तालु से निर्मित होने वाले च, छ, ज, झ, ज, श, य। कितना डिटेल सटीक वर्णन है कि उन्होंने हर शब्द का जिस स्थान पे टच होता है उसके अनुसार इस वर्ण स्थान को बनाया है। अगर ये आपको पता होगा तो आपको विकृति कहाँ है वो जल्दी से पता चल जाएगा। अब इसमें कोई शब्द आया है, जैसे एक ही वर्ड है म ओष्ठ से में भी आता है और अनुनासिक में भी आता है, तो ये म की विशेषता हुई। तो इस प्रकार से वर्ण स्थान का महत्व बतलाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वाक्य प्रवृत्ति जो फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच होती है यह समाप्त होता है। आज हमने देखा कि उदान वायु की का जो स्मृति कार्य होता है, उस स्मृति कार्य का वाक्य प्रवृत्ति के ऊपर किस प्रकार से परिणाम होता है, किस प्रकार से नियंत्रित होता है और किस प्रकार से संबंध रहता है। उसके बाद हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार शब्द की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार शब्द की जो सुमग्न वर्णित शब्द निर्मिति होती है उसकी प्रक्रिया हमने देखी। उसके बाद हमने शब्द के प्रकार देखे जो दो प्रकार से होते हैं, उत्पत्ति भेद से और स्वरूप भेद से। उत्पत्ति भेद में 3 आते हैं, संयोगज, विभागज, शब्दज। जबकि स्वरूप भेद से ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक यह 2 आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शब्द प्रसार के 2 न्याय होते हैं, एक होता है विचित्र न्याय, एक होता है कदम मुकुल न्याय। ये 2 न्याय मुख्यतः एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति स्थान के अनुसार वाणी के जो प्रकार बताए गए वह 4 होते हैं, परावाणी, पश्यति वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। उसके बाद हमने देखा कि वर्ण स्थान क्या होते हैं। पाणिनीय शास्त्र ने 8 वर्ण स्थान बताए हैं, वह कौन से होते हैं और इस वर्ण स्थान का महत्व हमने जाना कि हमें ये क्यों पढ़ना है। उसकी वजह से हमें वहां पे अगर कोई विकृति होती है तो ये हम समझ सकते हैं कि उस स्थान की विकृति कारण शब्द उस व्यक्ति के द्वारा योग्य कहे नहीं जा रहे। ओके, तो इस प्रकार से इस अध्याय का वर्णन था। यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा समाप्त।